Hello everyone, this is Shikha Jaising Shekhawat. Nice to meet you all. Now let's begin with part 3 of offense affecting human body, that is wrongful restraint and wrongful confinement. Section 126. Wrongful restraint. Whoever voluntarily obstruct any person to prevent him from proceeding in any direction in which that person has right to proceed, said wrongfully to restrain that person. यानी कि कोई भी इंसान अगर दूसरे इंसान को किसी भी डायरेक्शन में मूव करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए रोकता है, जिस डायरेक्शन में जाना उस इंसान का हक है, तो उसे हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेन बोलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शायद मेरा ये लिखने का तरीका पसंद ना हो कि मैं पैराग्राफ में क्यों नहीं लिखती, मैं इनको पार्ट्स में क्यों लिखती हूँ. क्योंकि जब हम इन्हें पार्ट्स में लिखते हैं ना, तो हम हर लाइन का मतलब समझ सकते हैं अच्छे से, क्लियरली. जैसे कि whoever voluntarily obstruct, यानी कि एक इंसान जानबूझ किसी को, यानी voluntarily obstruct कर रहा है किसी दूसरे इंसान को, to prevent him from proceeding in direction, उसे रोकने के लिए किसी डायरेक्शन में जाने के लिए, जिस डायरेक्शन में जाना उस दूसरे इंसान का हक बनता है, तो फिर हम उसे wrongful restraint बोलेंगे. अगर आपको ये तरीका नहीं पसंद है तो आप पैराग्राफ में लिख लो, सेम ही होगा, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है. कुछ इज दैट ऑफ कुछ लगाना हो तो लगा देना, बाकी पैराग्राफ बन जाएगा एज इट इज. इसका मतलब क्लियर हो गया है कि एक इंसान है, उसका एक डायरेक्शन में मूव करना लीगल है, एंड दूसरा इंसान आके उसे उस मूव करने नहीं दे रहा है, उस डायरेक्शन में उसे जाने नहीं दे रहा है, तो उसे हम रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट बोलेंगे. बेसिकली वेज के बारे में, जैसे कि मेरा हक बनता है कि मैं रोड से पास हो सकती हूँ, किसी ने आके रोड पे बैरिकेड्स लगा दिए रॉन्गफुली. राइटफुली भी लगाते हैं, पुलिस वाले बैरिकेडिंग कर देते हैं कभी कभी, किसी पीएम को या फिर किसी है ना एमएलए एमपी को निकलना होता है, या फिर कोई भी दूसरा रीजन हो सकता है, तो बैरिकेडिंग होती है. बट यहाँ पे क्या है, रॉन्गफुली हो रही है, वो उस इंसान का राइट नहीं बनता है करना, फिर भी वो रोक रहा है, तो उसे रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट बोलेंगे. इसने एक एक्सेप्शन दे के रखा है. द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ प्राइवेट वे ओवर लैंड और वाटर ऑन विच अ पर्सन इन गुड फेथ टू बिलीव हिज लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट इज नॉट एन ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन. यानी कि अगर कोई किसी प्राइवेट वे पे किसी को रोक रहा है, जहां पे उस इंसान को लगता है कि हाँ मेरा हक बनता है, मैं रोक सकता हूं, तो फिर वो ऑफेंस नहीं होगा. हो सकता है वो गलत हो, बट ऑफेंस नहीं होगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं. एक इंसान है, उसकी एक जमीन है, मान लीजिए ए और बी दो लोग हैं, दोनों की जमीनें हैं, ऐसे एडजॉइनिंग लैंड है. अब यहाँ से जो बी की जमीन है ना, उसके पास में जाने का रास्ता नहीं है इस साइड में, तो वो क्या करेगा, उसको एक रास्ता मिलेगा ए की जमीन में से. अब वो जमीन तो ए की है, उसने तो लॉ पढ़ नहीं रखा, उसे तो ईजमेंटरी राइट्स नहीं पता है, तो वो क्या करेगा, वो रोक देगा बी को आने से कि भाई मेरी जमीन में अंदर आने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे इन गुड फेथ ही बिलीव हिज लॉफुल राइट, वो इन गुड फेथ, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी जमीन है, मैं किसी और को रास्ता क्यों दूं. तो इन गुड फेथ उसे लग रहा है ना कि मेरा राइट बनता है, भले ईजमेंटरी राइट है बी के पास में, बट वो बात की बात है. पहले तो उसको अपने आप में तो उसे वो खुद सही लग रहा है ना, तो फिर वो ऑफेंस नहीं है. बाद में जब उसे रीजमेंटरी राइट पता चल जाए, जब ऑथोरिटीज उसे बोले कि हाँ तुम्हें करना है, फिर भी ना करे, फिर गलत है. लेकिन उससे पहले जब तक वो खुद को सही समझ के चीज कर रहा है, तो वो गलत नहीं होगा. सबसेक्शन 2 पनिशमेंट बता रहा है कि अगर कोई भी रॉन्गफुली रिस्ट्रेन करता है किसी को, तो उसकी पनिशमेंट कितनी हो सकती है. सिंपल इम्प्रिजमेंट हो सकता है अप टू 1 मंथ, या फिर फाइन हो सकता है अप टू 5,000 रुपीज, और बोथ. यानी कि अगर आपने रिस्ट्रेन किया है किसी इंसान को किसी डायरेक्शन में जाने के लिए, तो या तो आपको इम्प्रिजमेंट होगा अप टू 1 मंथ, 1 महीने तक के लिए आप तो जेल में रह सकते हो, या फिर आपको 5,000 का फाइन देने पड़ जाएगा, या फिर आपको दोनों भी हो सकते हैं. ठीक है, समझ आया रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या बोल रहा है. किसी भी डायरेक्शन में जिसमें जाने का राइट बनता है, उस डायरेक्शन में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो फिर उसको पनिशमेंट होगी. क्या पनिशमेंट होगी, या तो 1 महीने तक के लिए इम्प्रिजमेंट, या तो 5,000 रुपीज का फाइन, या दोनों भी लग सकता है. और एक्सेप्शन क्या है, अगर मेरे को लगता है कि मेरा राइट बनता है, लॉफुली राइट बनता है मेरा किसी इंसान को रोकना किसी प्राइवेट वे के ऊपर, तो मैं कर सकती हूँ इन गुड फेथ. ठीक है, जानबूझ के किसी को तंग करने के लिए नहीं, इन गुड फेथ. हमेशा गुड फेथ याद रखना है. अब आप लोगों को ये भी लगता होगा कि मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट क्यों करती हूँ, क्योंकि पता है कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम चीज़ें बार बार सुनते हैं ना, तो वो हमें याद हो जाती है. आपको हो सकता है अभी पता नहीं चले, बट जब आप पेपर लिखने बैठोगे एंड जब आप देखोगे, तो तब आपको याद आएगा कि हाँ ये पनिशमेंट है, कहीं ना कहीं स्टक होता है, तो इस वजह से मैं बार बार बोलती हूँ. ठीक है. सेक्शन 127 wrongful confinement. Whoever wrongfully restrain any person as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits, it said wrongfully restrain that person. यानी कि कोई किसी को wrongfully restrain करता है किसी
एक पर्टिकुलर डायरेक्शन यानी एक पर्टिकुलर स्पेस के बियॉन्ड जाने से, तो हम उसे रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक पब्लिक पार्क गई, ठीक है, पब्लिक पार्क सब लोग जा सकते हैं, राइट है हमारा, हम अंदर जा सकते हैं, लेकिन मुझे अंदर जाने से रोक दिया कि नहीं तुम पब्लिक पार्क के अंदर नहीं जा सकती हो, तुम वापस घर जाओ, ठीक है। वो क्या हुआ, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हुआ, क्योंकि मेरा पब्लिक पार्क में जाना मेरा राइट बनता है, बट उसने मुझे अंदर जाने नहीं दिया, तो ये हुआ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। मैं पब्लिक पार्क में पहुंच गई, चारों तरफ से दरवाजे, सब जगह से दरवाजे बंद कर दिए और मुझे बोला कि अब पब्लिक पार्क से बाहर नहीं आना, वो हुआ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रिस्ट्रेन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने से रोकना, कन्फाइनमेंट का मतलब होता है बियॉन्ड सर्टेन लिमिट किसी इंसान को जाने से रोकना। यहाँ पे सर्टेन सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब ये होता है, ये भी सर्कमस्क्राइबिंग है, ये भी सर्कमस्क्राइबिंग है, ये भी सर्कमस्क्राइबिंग है, मतलब कोई भी जो एंड टच कर जाता है, ठीक है, और उसके अंदर से आपको बाहर जाने से, इसका मतलब रिस्ट्रेन भी होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेस मुझे दे दी है एंड मुझे उस स्पेस से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। एक अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर से जाके लॉक ही लगा दो, ठीक है। मेरे को पता है कि बाहर किसी ने कुछ लोग खड़े की कर रखे हैं और मेरे को बोल के गया है कि अगर तू बाहर आएगी ना तो यहाँ पे तेरे को मार देंगे वो लोग, तो मैं उस जगह के अंदर बंद हो गई हूँ, मुझे पता है मैं जैसे ही बाहर जाऊंगी वो लोग मुझे मार देंगे। अब उसने ताला तो नहीं लगाया है, उसने मेरे को लॉक तो नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, बट मेरे को पता है ना कि मैं बाहर जाऊंगी तो मर जाऊंगी, तो मैं जाऊंगी ही नहीं, तो उसने मेरे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ताला ही लगा के जाओगे तो ही कन्फाइनमेंट होगा, आपको बंद ही किया है, किसी ने जेल के अंदर ही डाल दिया तो ही कन्फाइनमेंट होगा, नहीं। अगर आप किसी को मेंटली भी उसे डरा देते हो, कि उसे धमका देते हो कि तुम भाई बाहर जाओगे तो तुम देखो फिर, या फिर किसी और की जान को भी खतरा करवा सकते हो कि अगर तुम बाहर गए यहाँ से तो तुम्हारे घर वालों को कुछ कर देंगे, तो वो भी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। किसी भी तरीके से उसे बियॉन्ड लिमिट निकलने से रोकने के लिए आप कुछ भी करते हो, वो सब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। सबसेक्शन 2, हो सकता है मैं ओवर एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट अगेन ज़रूरी नहीं है कि हम सीधे सीधे सबको समझ आ जाए, कुछ लोगों को थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि मुझे मुश्किल होती है तो मुझे लगता है कि शायद बाकी लोगों को भी होती होगी, बाकी चॉइस योर्स। सबसेक्शन 2, whoever wrongfully confines, जो भी wrongful confine कर रहा है किसी इंसान को, पनिश विद इम्प्रिजमेंट अप टू 1 ईयर, 1 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है या 5,000 तक का फाइन हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, जस्ट wrongful confinement के लिए। whoever wrongfully confined for 3 days or more, यानी कि ये सजा किसके लिए है, सबसेक्शन 2 किसकी सजा बता रहा है, जिस wrongful restraint के 3 दिन से कम, तो उसके लिए मेरे को 1 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकती है, 5,000 का फाइन देना पड़ सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। वहीं पे अगर मैंने किसी को 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा के लिए रॉन्गफुली कन्फाइन किया, एक जगह बंद करके रखा, तो मेरी पनिशमेंट क्या होगी, इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर, 3 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट, या फिर 10,000 का फाइन, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। 3 दिन के लिए कितना इम्प्रिजमेंट, 3 दिन का, फाइन जस्ट डबल, 5,000 से 10,000। सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 4, हो सकता है ऊपर में बहुत बड़ा बड़ा लिखती हूँ, नीचे आते आते वो राइटिंग थोड़ी खराब हो जाती है, पर याद रखना है, हमें बैरक्स हाथ में उठा के रखनी है और मैं साथ साथ बोल रही हूँ, तो सुनते भी रहना है, समझते भी रहना है, एंड राइटिंग का मैं धीरे धीरे मैनेज करूंगी। सबसेक्शन 4, whoever wrongfully confined for 10 days or more, punish with imprisonment up to 5 year plus fine not less than 10,000 rupees। अब सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है कि या तो इम्प्रिजमेंट मिलेगा या फाइन मिलेगा, या दोनों भी मिल सकते हैं। यहाँ पे सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, अगर 10 दिन के लिए कन्फाइन किया, 10 दिन बहुत बड़े होते हैं अंदर बंद होकर रहने के लिए, तो ज़्यादा क्राइम किया तो सज़ा भी ज़्यादा होगी, तो अगर 10 दिन या 10 दिन से ज़्यादा के लिए अगर आपने किसी को कन्फाइन किया है, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगी, 5 साल के लिए तो इम्प्रिजमेंट होगा ही होगा, उसके साथ में प्लस फाइन, यानी इम्प्रिजमेंट के साथ कंपलसरी आपको फाइन देना पड़ेगा, और वो और कुछ नहीं है, देना ही पड़ेगा। कितना, कम से कम 10,000, उससे आगे भी जा सकते हैं, किसकी डिस्क्रिशनरी पावर है, जज की। ठीक है, समझ आया, कुछ डाउट है, लिख दो। सबसेक्शन 5, whoever keep any person in wrongful confinement knowing that writ has been issued for his or her liberation, punish with imprisonment up to 2 year plus imprisonment for such wrongful confinement plus fine। यानी कि अगर A है, उसने B को wrongful confinement में रखा है, ठीक है, एंड बी के लिए रिट इशू हो चुकी है, रिट किस में इशू होगी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर,
आर्टिकल 32 के अंदर अगर हाई कोर्ट ने इशू किए तो अंडर आर्टिकल 226 के अंदर रिट इशू होगी। कौन सी? मैंडेमिस, है ना। बेसिकली तो वही होनी चाहिए, मैंडेमिस इशू होगी कि प्रेजेंट द बॉडी ऑफ द पर्सन। लेकिन फिर भी रिट इशू होने के बाद भी उसने बी को कंफाइनमेंट में रखा है तो उसकी सजा है 2 साल। इशू हुई रिट इशू होने के बाद भी कंफाइनमेंट में रखा है, यानी गवर्नमेंट का ऑर्डर वायलेट किया है, कोर्ट का ऑर्डर वायलेट किया है, तो उस वायलेशन के लिए 2 ईयर है। उसके अलावा अगर उस इंसान को कंफाइनमेंट में 3 दिन के लिए रखा तो उसकी सजा क्या है? अप टू 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट। तो 2 + 3 5 ईयर ऑफ इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन भी इम्पोज किया जाएगा, जो भी जज को ठीक लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे हिज और हर है तो बोलना मत सिर्फ आदमी औरत नहीं, हिज, हर, शी, ही, दे, दैट, दैम, इट और सब आएंगे। ठीक है। सबसेक्शन 6, whoever wrongfully confine any person with an intention that confinement of that person may not be known to any person interested in him or her or to any, PS हमने पहले भी पढ़ा था, public servant, place of confinement actually or place of confinement may not known or discovered by any person or public servant, punished with imprisonment up to 3 years plus imprisonment from such wrongful confinement plus fine। यानी कि मैंने किसी इंसान को कंफाइनमेंट में रखा है और मैंने उसे इस तरीके से रखा है कि मेरा इंटेंशन ये है कि इस कंफाइनमेंट के बारे में किसी को पता नहीं चले। एक तो मेरे को किसी ने जाके पब्लिक पार्क में बंद कर दिया, ठीक है, जो मैंने एग्जांपल दिया था पहले, तो वहां तो सबको पता चल गया कि भाई मैं अंदर हूँ, मैं चीख भी सकती हूँ। लेकिन मैंने अगर किसी को कंफाइनमेंट में रखा है तो मेरा मोटिव ये है कि इस कंफाइनमेंट के बारे में किसी को पता नहीं चले, ना उसके द पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन हिम और हर, यानी उसके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, ये सब, या फिर पब्लिक सर्वेंट, पुलिस हो गए या कोई और अथॉरिटी हो गए, उनको भी कुछ पता नहीं चले। या फिर मैंने किसी ऐसी प्लेस में उसको रखा है, प्लेस ऑफ कंफाइनमेंट ऐसी है जो किसी को पता ना चले या कोई डिस्कवर ना कर पाए। बहुत दूर देहात में ले जाके मैं ना उसको अंदर किसी बिल्डिंग में किसी कमरे में छोड़ के आ गई ताकि किसी को पता ही नहीं चले, है ना, तो फिर उसके लिए पनिशमेंट थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। यहाँ तो उसको बचाने के लिए कोई कुछ कर सकता है, जब पता ही नहीं चलेगा कहाँ कन्फाइन किया है, किसने किया है, कब किया है, तो बेचारा कौन बचाएगा, कैसे बचाएंगे उसको? तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी? 3 ईयर। छुपाने के लिए 3 ईयर है। उसके अलावा जो है, अगर अगेन मैंने उसे 3 दिन के लिए ऐसी जगह पे किया, ठीक है, कन्फाइन किया, तो 3 ईयर तो पहले से है क्योंकि मैंने उसको, मेरा इंटेंशन था कि मैं सबसे छुपा लूँ, प्लस 3 ईयर क्योंकि मैंने उसको 3 दिन के लिए ना कन्फाइन किया था। 3 + 3 6 एंड प्लस फाइन, जो भी जज को ठीक लगता है। मैं बहुत फंबल करती हूँ, ठीक है, ये दोनों समझ आ गए। Subsection 7. Whoever wrongfully confine any person for the purpose of extorting any property or valuable security from the person confined or any person interested in confine, or to constrain them to do anything illegal or to give any information which facilitate commission of an offence, punished with imprisonment up to 3 years plus fine। यानी कि अगर किसी ने किसी को कन्फाइन किया है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, कि या तो उसे एक्सटॉर्ट करे, यानी कि एक्सटॉर्शन का मतलब तो हमें पता है कि डिमांड करना, इलीगली कोई चीज़ डिमांड करते हैं हम लोग, तो एक्सटॉर्ट करें यानी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो या तो उस इंसान की है जो कन्फाइनमेंट के अंदर है, या कोई भी ऐसा इंसान जो उस कन्फाइंड पर्सन में इंटरेस्ट रखता है, जैसे कि उसकी फैमिली हो सकती है, अगेन उसके फैमिली, उसके फ्रेंड्स, है ना, ये सब लोग हैं, तो उनसे उसको छोड़ने के बदले में एंड कन्फाइनमेंट से निकालने के बदले में वो कोई चीज़ एक्सटॉर्ट कर रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। या तो कंस्ट्रेंट किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना, कंस्ट्रेंट करे तो डू एनीथिंग इलीगल, उन लोगों को, या तो कन्फाइंड पर्सन को, या तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड है उनको कुछ इलीगल करने के लिए मजबूर करे, या फिर उनसे कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मांगे जो है ना कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को फैसिलिटेट करती हो। मेरे को नहीं पता, मेरे को जो कन्फाइंड पर्सन है ना उसको पता है कि कोई भी ना बहुत वैल्यूबल चीज़ है वो कहाँ रखी है, तो मैं उसको कन्फाइन करूँ और पूछूँ कि भाई देखो कन्फाइनमेंट में से निकलना है तो मेरे को बता दे वो वैल्यूबल चीज़ कहाँ है, क्योंकि मैं उसे चोरी करना चाहती हूँ। तो चोरी क्या है, वो एक ऑफेंस है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या कर रही है, फैसिलिटेट कर रही है। जब मुझे पता चल जाएगा वो चीज़ कहाँ है तो मैं उसे जाके चोरी कर लूँगी। तो इन तीनों के लिए पनिशमेंट क्या होगी, पनिश विद इम्प्रिजमेंट अप टू 3 ईयर, 3 साल के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है एंड प्लस फाइन भी लगाया जाएगा। तो किस किस चीज़ के लिए कन्फाइन किया है, किस इंटेंशन के,
कि आपको उससे कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उसके फैमिली से कोई प्रॉपर्टी लेनी है, आपको उससे या उसकी फैमिली से कोई लीगल एक्ट करवाना है, या तो फिर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि आगे जाके कमीशन ऑफ एन ऑफेंस को फैसिलिटेट करे। ठीक है। 7th, subsection 8, whoever wrongfully confines any person for the purpose of extorting any confession or information which may lead to detection of an offense or constrain to restore any property or valuable security or satisfying claim, ये मैंने बहुत क्लोज टू लिख दिया है, satisfying ये claim or demand from the person confined or any person interested in confined person, punished with imprisonment up to 3 years plus fine। यानी कि इन दोनों में फर्क क्या है? वही सेम चीज है, कन्फाइनमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी कुछ एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ चाहिए उनको, यहाँ पे भी कुछ चाहिए, यहाँ पे भी कोई चीज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यहाँ पे भी कोई चीज। ये जो कर रहा है वो इलीगल है, ये जो कर रहा है वो लीगल है, मतलब इसके पीछे मोटिव भी इलीगल है, तरीका भी इलीगल है। सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 8 में मोटिव तो लीगल है बट जो तरीका है वो इलीगल है, यानी कि उससे क्या क्या मांग रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ एक्सटॉर्टिंग एनी कन्फेशन और इंफॉर्मेशन, कोई भी कन्फेशन, यानी कि हो सकता है जिस इंसान को कंस्ट्रेन किया हो उसने कोई क्राइम करके रखा हो और उसको कन्फाइन करके बोल रहे हो कि अगर तेरे को कन्फाइनमेंट में से निकलना है तो तू है ना पहले मेरे को ये बता कि कन्फेशन दे कि हाँ तूने कब कैसे कहाँ क्राइम किया, क्राइम के पीछे मोटिव क्या था, या क्राइम का जो यूज करते हैं ना वेपन, है ना, वो वेपन कहाँ छुपाया है, बहुत ज़रूरी होता है। तो वो सब वो इन्फॉर्मेशन या कोई कन्फेशन लेने के लिए उससे या किसी और इंसान से जो उसमें इंटरेस्ट रखता है, उसकी फैमिली फ्रेंड्स किसी से भी उसको कन्फाइन किया हो। सेकंड, कंस्ट्रेन, उसे मजबूर कर रहे हो कि रिस्टोर एनी प्रॉपर्टी, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी मांग रहे थे बट यहाँ वाली और यहाँ वाली प्रॉपर्टी में क्या है? रिस्टोर एनी प्रॉपर्टी, मतलब वो जो इंसान कन्फाइनमेंट में है या कोई भी उसका फैमिली मेंबर है उसने गलत तरीके से लेके रखी और वापस सही इंसान को दिलवाने के लिए काम कर रहे हो, तो रिस्टोर एनी प्रॉपर्टी जो लीगली उसको हक रखता है उसको दिलवाने के लिए, और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और सेटिस्फाइंग एनी क्लेम और डिमांड। हो सकता है बैंक वालों ने कन्फाइन कर लिया हो कि हाँ भाई तुम इसमें क्रेडिट कार्ड की ईएमआई नहीं भर रहे हो, या फिर तुम बैंक का वो लोन की ईएमआई नहीं भर रहे हो, तो अब हम तुम्हें कन्फाइन करके रखेंगे। फैमिली को बोला कि हाँ पहले ईएमआई भरो, ईएमआई भरवाना लीगल है, सही चीज़ है, पर तरीका कन्फाइन करके बहुत गलत है, तो ये इसमें आएगा। फ्रॉम द पर्सन कन्फाइंड और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन कन्फाइंड, कि किससे करवाया जा रहा है? ये तो जो पर्सन कन्फाइंड है उससे या फिर उसकी कोई सी फैमिली मेंबर से। क्या पनिशमेंट है? पनिशमेंट अप टू 3 ईयर प्लस फाइन। ठीक है, 3 साल तक के लिए इम्प्रिजमेंट हो सकता है या फाइन लगाया जा सकता है। दोनों समझ आ गया? 7 क्या बोल रहा है? अगेन 7 में भी एक्सटॉर्शन हो रहा है, प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी का इंफॉर्मेशन ली जा रही है, बट उस इंफॉर्मेशन से क्या करना है? कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, किसी ऑफेंस को अंजाम देना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, या तो उसे कुछ इलीगल एक्ट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ पे एक्ट तो लीगल है कि हाँ तुम्हें ईएमआई भरनी है या इंस्टॉलमेंट्स, कुछ भी कोई बैंक का काम है वो करने के लिए, या फिर कोई डिटेक्शन ऑफ ऑफेंस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी का कन्फेशन चाहिए, उसके लिए 8 में हो रहा है। दोनों के लिए पनिशमेंट फिर भी सेम है। ठीक है, तो ज़्यादा याद रखने में मुश्किल नहीं आएगी। ये चैप्टर काफ़ी छोटा है ना, ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी छोटा है। अभी ना एक तरीका है सेक्शंस याद करने का, मैं इस तरीके से देखो, अगर हम लोग कान ऐसे पकड़ सकते हैं तो हमें उसे ऐसे पकड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मेरे जैसे लोगों के लिए, मुझे चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद नहीं होती है तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ कि वो चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ जाएं। जैसे कि ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी बहुत बड़ा है, अब हमें कैसे याद होगा कि किस पार्ट में क्या है, कौन सा सेक्शन किस बारे में बात कर रहा है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑफ लाइफ। तो ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी को कोई अफेक्ट करे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? जान। तो जान सबसे पहले आएगी, क्या? लाइफ पार्ट आया सबसे पहले। कहाँ से शुरू हो रहा है? 100 से, ये याद ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, 100 से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब 100 से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर किसी की जान चली जाती है तो क्या होता है? 13वीं होती है। तो कहाँ तक खत्म हो रहा है? 113 पे जाके खत्म हो रहा है। मेरे को पता है बहुत गंदा एग्जाम्पल है, बहुत बुरा एग्जाम्पल है, पर हमें अच्छी चीज़ें याद नहीं होती है, हमें बुरी चीज़ें याद होती है। तो जितना बुरा रखोगे उतना ज़्यादा याद होगा। अगर नहीं ऐसा लगता है कि अगेन सीधे याद हो रहा है, ऐसे याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड वैसे भी हर सेक्शन हम कैसे याद करेंगे? हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे याद होगा। फिर भी इफ़ इन केस हम अगर एग्जाम में कहीं अटक जाते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ आएगा, तो उसके लिए आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, ये वाला आइडिया समझ आया? 100 से शुरू हो रहा है, मरने के बाद क्या होती है? 13वीं होती है, तो 113 पे जाके खत्म हो रहा है। इसके बाद अब अगर कोई इंसान मरा नहीं, ठीक है, तो अगला पार्ट आएगा कि हो सकता है वो मरा नहीं, उसको चोट आ गई हो, वो कोमा में चला गया हो, तो मरते मरते बचा। कैसे बचा? मरते मरते बचे, तो क्या बोलते हैं? भाई बाल बाल बचे।
तो बाल बाल, फर्स्ट बाल 1, सेकंड बाल 2, कैसे गिनेंगे 12। इसके लिए टोटल 12 सेक्शन है। हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पे 114 से लेकर 125 तक, 114 टू 125 सेक्शन कौन सा पूरा हो रहा है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट। उसके बाद ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एंड रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, 2 ही सेक्शन है, इनके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करना है कि हाँ ठीक है कि जान भी बच गई, कुछ चोट भी नहीं लगी, पर उस आदमी ने पकड़ के रखा। सिर्फ 2 ही सेक्शन याद करने हैं, 26 एंड 27। ठीक है, जो सेक्शंस के पार्ट अगर टेंस में और फाइज में आते हैं ना, तो उसको हमें ज्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए याद करने के लिए। जैसे कि अबैटमेंट, वो मेरे को हमेशा याद रहता है क्योंकि 45 से शुरू होता है एंड 60 पे खत्म होता है। कितने टोटल 15 सेक्शंस, तो जो 5 में स्टार्ट हो रहे हैं 10 में खत्म हो रहे हैं वो वैसे भी याद रहने चाहिए। आगे की ट्रिक्स हम आगे बताएंगे। अगर पसंद आई हो तो लाइक, है ना, नहीं पसंद आई हो तो कमेंट, एंड एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय।